अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट भी करेंगे इसी वीडियो में इंशाल्लाह। हमारे पास क्वेश्चन है कि a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल का मैट्रिक्स इज इक्वल टू एल स्केयर इंटू 3a प्लस एल। जब भी हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तो हमारे पास हमें ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करें, जो इस साइड जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उस पर नज़र रखें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एल स्केयर इंटू 3a प्लस एल प्रूव करना है। एल स्केयर तो मेरे पास डायरेक्टली नहीं आ सकता, मैं डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकता, तो इसीलिए सबसे पहले अप्रोच हमारी क्या होगी कि 3a प्लस एल को मैं पहले से प्रूव कर लूँ। तो उसके लिए मैंने ये किया कि क्वेश्चन को मैंने एज इज लिखा। इसी तरह मैंने क्या कर लिया, मुझे पता है कि मैं इसको रो से भी हल कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको कॉलम से हल किया। यानी कॉलम 3 और कॉलम 2 को मैंने ऐड किया। कॉलम 3 और कॉलम 2 इनके जो नंबर्स थे, जो एलिमेंट्स हैं, उनको आपस में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। उनका जो आंसर आता है वो मैंने कॉलम 1 में लिख दिया है। यानी a प्लस एल, ये जो a है ये कॉलम 1 का है, और ये जो a है ये कॉलम ये a जो है ये कॉलम 2 का है, और ये जो a है ये कॉलम 3 का है। इसी तरह a प्लस एल, a प्लस एल जो है ये कॉलम 2 का है, जो कि इसमें ऐड हुआ तो 1 में, और a जो है कॉलम 3 का है। इस तरह हमारे पास a प्लस ए जो a है ये कॉलम 2 का है, प्लस a प्लस एल ये जो है ये कॉलम 3 का है। इन तीन दोनों को यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में ऐड किया, उसका जो आंसर आया मैंने उसको कॉलम 3 में लिख दिया। जैसे कि अभी इनको ऐड करें, a 1 2 3 तो 3a प्लस एल आया। इस तरह 1 2 3 इनको ऐड किया तो 3a प्लस एल, यानी a में ऐड हो जाता है। इस तरह हमारे पास यहाँ पर भी a प्लस ए इनको ऐड किया तो मेरे पास 3a प्लस एल, और कॉलम 1 और कॉलम 2 में चेंजिंग नहीं होगी। तो ये एज इट इज़ लिख दिया, a प्लस एल ए प्लस एल। अब हमारे पास यहाँ पर एक ही अप्रोच कर सकते हैं हम कि हम अगर कॉलम 1 से हम क्या 3a प्लस एल को क्या करते हैं, कॉमन ले लें। तो मैंने 3a प्लस एल कॉमन ले लिया, तो कॉलम 1 में मेरे पास 1 1 1 बचा, और बाकी जो दो कॉलम है वो एज इट इज़ लिख दिए मैंने। अब हमारे पास इसका क्या कर सकते हैं हम, इसको हमारे पास अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम क्या कर दें, ये जो दो एलिमेंट्स हैं इसको ज़ीरो बना दें। ये दो एलिमेंट्स ज़ीरो बना दें तो तभी जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्केयर हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि R1 को -1 से मल्टीप्लाई, यानी रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसको रो 2 में ऐड कर लिया। इसी तरह यहाँ पे मैंने इस मैट्रिक्स में दो ऑपरेशन किए, और फिर क्या किया, रो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, उसको रो 3 में ऐड कर दिया। यानी -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, यह है हमारे पास। अब इस तरह a माइनस ए प्लस एल क्या हो जाएगा, a माइनस ए प्लस ए आपस में कैंसिल हो गई, एल बच जाएगा मेरे पास। इस तरह -a प्लस ए 0 बच जाएगा मेरे पास। इसी तरह -1 प्लस 1 0 हुआ हमारे पास। इस तरह -a प्लस ए मेरे पास 0 हुआ। इस तरह -a प्लस ए प्लस एल, मेरे पास ए कैंसिल होगा तो मेरे पास a प्लस एल बच चुका है। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये दो एलिमेंट्स क्या हुए, ज़ीरो हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनका डिटर्मिनेंट लूँगा, या फिर मैं क्या कर दूँगा, आसान तरीका है कि रो 1 को एक्सपेंड कर दूँगा। जब रो 1 को मैंने एक्सपेंड कर लिया तो आपको पता होता है कि इस जगह पे जो एलिमेंट होता है वो a11 होता है, a11, यानी पहला रो और पहला कॉलम में हमने छोड़ देना है। यानी मैंने पहले रो से एक्सपेंड कर लिया, और ये कॉलम और ये रो मैंने छोड़ दिया, तो बाकी जो मेरे पास एलिमेंट्स बचे हैं L 0 और 0, तो वो मैंने ये लिख दिए L 0 0 L। अब क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट ले लें, 3a प्लस एल ऐसे रहेगा। L को L से मल्टीप्लाई किया, एल स्क्वायर आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास 0 ही आएगा, प्लस होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमारे पास 3a प्लस एल मेरे पास आया इंटू एल का स्क्वायर, तो इसको हम यानी इस फॉर्म में लिखा हो तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। अब हम चलते हैं, पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया, पार्ट नंबर 3 की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का इसी क्वेश्चन का पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स B-1 A B 0 1 A B इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब। हमने इस मैट्रिक्स से क्या करना है, ये हमने इस साइड को प्रूव करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसी मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, यानी b को ले लिया, तो मैंने पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास a1 1 होता है। a1 1 का मतलब होता है कि पहला रो और पहला कॉलम हमने
छोड़ देना। तो ये हो गया और ये हो गया, तो मेरे पास बी आया, तो मेरे पास ये रो और ये कॉलम मैंने एक्सपेंड कर लिए, तो मेरे पास ये एलिमेंट्स और ये बचे, तो मैंने ये डिटर्मिनेंट्स में लिख दिए। अब ये हमेशा क्या होता है, सेकंड माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस लगा लिया और साथ ही -1 इंटू मैंने पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो मेरे पास जो एलिमेंट बचे A01B A01B प्लस मेरे पास अभी लास्ट एलिमेंट है ए लिया, इसका मतलब ये कि पहला रो और तीसरा कॉलम, तो AB1A मेरे पास बचा। अब B ऐसे रहेगा, ज़ाहिर है इनका मैंने डिटरमिनेंट लेना है, B को B से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 20 के आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल जो आपके पास डायगनल है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेकेंडरी डायगनल उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। B से तो 20 के आया, A को 0 से मल्टीप्लाई करना, यह हमेशा होता माइनस ही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 0 है तो A को 0 से 0 आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस +1। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगनल को प्रिंसिपल डायगनल को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई कर, और सेकेंडरी डायगनल है उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। A को B से तो A भी आया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 0 आएगा। अब 0 के साथ माइनस लिखें या प्लस लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस A इंटू मेरे पास A को A से मल्टीप्लाई किया, A² आया, अब यहाँ पर 1 है, 1 को जब B से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर B आएगा, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, -B। अब क्या करें, मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो B को B² से तो B³ आ जाएगा, B को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 0 आएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब AB को 1 से तो AB आ जाएगा, तो 1 को 0 से 0 आ जाएगा, तो आंसर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह A को A² से मल्टीप्लाई करेंगे, A³ आ जाएगा, तो प्लस माइनस A को B से तो AB आंसर आ जाएगा। जो एलिमेंट मेरे पास 0 हैं उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास जो 0 नहीं हो रहे थे मैंने वो लिख लिए। अब आप देखें प्लस AB माइनस AB आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो मेरे पास B³ प्लस A³ बच रहा है, तो A³ प्लस B³ इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई हो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 कि r cos phi 1 माइनस साइन फाई 0 1 0 r sin phi 0 cos phi इज इक्वल टू r, हमने r प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पर भी क्या ले लिया, मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दिया और फिर इसके मैंने डिटरमिनेंट ले लिया। इसी तरह जिस तरह कि मैंने इस क्वेश्चन में भी लिया था, इस तरह मैंने r cos phi ले लिया। तो इसमें क्या कर लीजिए, मेरे पास पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दिए, तो मेरे पास 1 0 0 और cos phi मेरे पास बच चुका है। इस तरह हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो ये प्लस था मैंने माइनस ही लगा दिए, तो मेरे पास ये रो और ये कॉलम मैंने क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, तो ये 0 और ये 0 बच गया। ये r sin phi और cos phi 0 0 r sin phi और cos phi मेरे पास बच चुका है। इस तरह मेरे पास माइनस साइन फाई, अब इसमें माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पर हम वो साइन ही लगाएंगे हमेशा। तो जब पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया मैंने, तो मेरे पास ये और ये बचा, यानी r sin यानी 0 और 1 r sin phi और 0 बचा, तो मैंने वो यहाँ पर लिख लिया। अब इनका हमने क्या लेना है, डिटरमिनेंट लेना है 2/2 का, यानी प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और सेकेंडरी डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। r cos phi एज इज रहेगा, cos phi को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर वही आ जाएगा, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस एज इज रहेगा, क्योंकि ये cos phi 0 से और ये सारा इससे 0 हो जाएगा, r sin phi इससे 0 हो जाएगा, तो 0 आंसर आ रहा है, तो मैंने सारा 0 लिख दिया। माइनस साइन फाई ये वाला इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 0 को 0 तो 0 आ जाएगा, मैंने लिखा नहीं है, तो r sin phi को 1 से तो r sin phi जाएगा, लेकिन हमेशा ये क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस r sin phi आ गया। अब r cos phi और cos phi आपस में क्या हुए, मल्टीप्लाई हुए, तो r cos स्क्वायर phi, तो ये मेरे पास 0 था मैंने लिखा नहीं है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस r 1 r आ जाएगा, sin phi को sin phi से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास sin स्क्वायर phi आ जाएगा। अब क्या होगा कि r का स्क्वायर फाई प्लस r साइन स्क्वायर फाई मेरे पास आया, इसमें मैंने क्या ले लिया, r कॉमन ले लिया, दोनों में r मौजूद है, तो मेरे पास बचा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बच गया मेरे पास। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं इसकी जगह अगर यहाँ पे फाई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही थीटा ही है, तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है, या r इंटू 1, यानी r इंटू 1 आया, 1 इसकी जगह लिखा मैंने आइडेंटिटी यूज़ करके, और जब r को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास LHS से मैंने RHS को प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों क्वेश्चन की समझ अच्छे तरीके से आ गई हो।